सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो टॉपिक आया है आप लोगों के सामने उत्तराखंड सीरीज के अंतर्गत, ये है आपका उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीव संरक्षण। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम विशेष रूप से उत्तराखंड के वनों के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ वन्यजीव संरक्षण यानी कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ वन से रिलेटेड जो हमारे उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग 60% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है कि उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि वन का जो क्षेत्रफल है वो उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ए उत्तरकाशी, बी पौड़ी गढ़वाल, सी नैनीताल, डी चमोली। तो जो इसका एग्जैक्ट उत्तर है दोस्तों कि वन क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में है उत्तराखंड के, तो वो है आपका बी पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने पटवारी लेखपाल का फॉर्म भरा होगा या फिर अन्य आपने उत्तराखंड ग्रुप सी के फॉर्म भरे होंगे या फिर आप इवन पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस के भी आने वाले टाइम में फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ के लिए ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो पुराने वीडियोज़ हैं उनका भी आप समय समय पर अध्ययन कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है कि उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आप बोलेंगे पौड़ी जिले का, यानी कि पौड़ी जो गढ़वाल है, ठीक है, गढ़वाल का एक जिला है पौड़ी, तो पौड़ी गढ़वाल का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय वन की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उत्तराखंड में जो वनों को कैटेगराइज किया गया है 3-4 भागों में, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है और शीतोष्ण कटिबंधीय है, कोणधारी वन है और अल्पाइन है और उप अल्पाइन प्रकार के वन हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि उपोष्ण, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उपोष्ण का मतलब होता है गर्म क्षेत्रों से, ठीक है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है। तो उपोष्ण वाला क्षेत्र आप अपने माइंड में लगा लीजिए कि हमारे उत्तराखंड का कौन सा वाला क्षेत्र होगा। जो मैदानी क्षेत्र हैं लगभग वहाँ पर, जैसे देहरादून वाला जो क्षेत्र है या फिर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, ये लगभग उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय वन की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं साल, शीशम, सेमल, गुलर, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा, साल, शीशम और सेमल, जो ये 3 वन हैं, साल हो गया, शीशम हो गया और सेमल हो गया, ये उपोष्ण कटिबंधीय वन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है कि नहीं आते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी गुलर। जो गुलर है दोस्तों, ये गुलर होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गुलर का जो पेड़ होता है वो उगाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय वन की श्रेणी में नहीं आता है, गुलर नहीं आता है। इसका मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं वो होते हैं आपका साल, शीशम और सेमल, इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। इसके अलावा जामुन का जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रदेश के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब भी गर्म होता है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होगा वो निचला क्षेत्र होगा दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक उष्ण कटिबंधीय वन हमारे राज्य में पाए जाते हैं। तो प्रदेश के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। ए है दून घाटी, बी है शिवालिक श्रेणी, सी ए और बी दोनों और डी नैनीताल। तो दोस्तों यहाँ पर नैनीताल आपको पता होना चाहिए कि शीतोष्ण क्षेत्र का ऑप्शन हो जाएगा सीधे से, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र है दून घाटी और शिवालिक श्रेणी, तो यहाँ पर ये दोनों आपका क्लियर हो जाएंगे कि ए भी होगा और बी भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है आपको कि दून घाटी और शिवालिक श्रेणी दोनों में ही उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर फर किस प्रकार के वन का उदाहरण है दोस्तों? सिल्वर फर किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो सिल्वर फर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने, उप अल्पाइन, कोणधारी, शीतोष्ण या अल्पाइन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग जो सिल्वर फर होता है ये पाया जाता है 2700 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है दोस्तों, इसमें देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, ये वन एक साथ ही एक ही ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और ये जो पाए जाते हैं आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उप अल्पाइन क्षेत्रों में। तो उप अल्पाइन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो हो गया आपका सिल्वर, देवदार, ठीक है ना, ऊंचाई पर जाने की 2700 मीटर की ऊंचाई में जाने पर ये लगभग ये पेड़ मिलते हैं हमको। 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पेड़ मिलते हैं। तो सिल्वर फर किस प्रकार का वन का उदाहरण है? तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा उप अल्पाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये वन अपने आप में कुछ विशेषताएं जरूर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुग्याल क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदी रक्षक परीक्षा 2012 में भी ये पूछा गया है। तो बुग्याल क्या है? तो दोस्तों बुग्याल आपको पता होना चाहिए। बुग्याल उत्तराखंड में, बुग्याल जो होते हैं वो होते हैं घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ही वो पूछा गया है कि बुग्याल क्या है। तो ऑप्शन ए है सूखे जंगल, बी खेल का मैदान, सी पहाड़ों में स्थित घास के मैदान और डी समुद्र। तो ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, यानी कि उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुग्याल कहा जाता है। और थोड़ा और ऊंचाई पर बढ़ने पर दोस्तों, पहाड़ों में जो घास के जो मैदान होते हैं उनको कहा जाता है मीणा। मीणा, तो ये भी याद रखेंगे आपकी, मीणा क्या है? तो मीणा भी उत्तराखंड में घास के मैदानों को ही, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को मीणा कहा जाता है। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। और वैसे वास्तव में उत्तराखंड में बुग्यालों को क्या कहा जाता है? मतलब घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। इसमें आपने नाम सुना होगा बेदनी बुग्याल, बगजी बुग्याल, ओली बुग्याल, ठीक है ना। तो बहुत सारे बुग्याल हैं हमारे उत्तराखंड में। तो अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हो या फिर उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों से हो जहाँ पर बुग्याल नहीं है, तो आप ज़रूर बुग्यालों में घूमने के लिए जाइएगा। तो बुग्याल क्या है? घास के मैदानों को, जैसे गुलमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है आपका कश्मीर में, ऐसे सवाना घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान आपने विश्व में विभिन्न प्रकार के प्रेरी घास के मैदान आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तरकाशी जिले की अगर ये बात कर रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बगजी बुग्याल। दोस्तों आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बगजी बुग्याल चमोली में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है बेदनी, ये भी चमोली में है दोस्तों। और ये बेदनी की एक विशेषता है कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, और तीसरा है दयारा बुग्याल, ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। और डी ऑप्शन है बगजी एवं बेदनी। तो बगजी और बेदनी तो आपका चमोली जिले में है, ठीक है, और दयारा बुग्याल आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा दयारा बुग्याल, या फिर ये कहा जाएगा कि दयारा बुग्याल कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश में वर्ष 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य किस विभाग ने प्रारंभ किया था? तो एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ही बन गया है कि जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य प्रदेश में किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो उसका आंसर हो गया 1972 से। ठीक है, प्रदेश में जड़ी बूटी यानी कि उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1972 में। और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि प्रदेश में वर्ष 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य किस विभाग ने प्रारंभ किया था? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है कृषि विभाग, बी स्वास्थ्य विभाग, सी सहकारिता विभाग, डी वन विभाग। तो आप भी कन्फ्यूजन कर रहे होंगे कि जड़ी बूटियाँ कहीं ना कहीं कृषि के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं और वन विभाग के अंतर्गत भी देख सकते हैं, और जड़ी बूटियाँ हमारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के काम आती हैं, स्वास्थ्य विभाग इनका वितरण करता है। ठीक है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है दोस्तों, वो हो जाता है सी, सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सहकारिता विभाग ने वर्ष 1972 में उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य प्रारंभ किया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बल शैम्पू बनाने में किस
औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और उत्तराखंड में ये पौधा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हर्बल शैम्पू जो बनाया जाता है हमारे गांव में, या फिर ये कह सकते हैं कि गांव क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बूढ़े लोग हैं वो लोग आज भी शैम्पू का प्रयोग या साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी खालों से, उनके पत्तों से आज भी नहाते हैं। ठीक है ना। और तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि हर्बल शैम्पू बनाने के लिए किस औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए है कंडाली, बी भीमल, सी किलमोड़ा और डी कफनी। तो आप अपना माइंड लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो इसका उत्तर है वो है बी भीमल। भीमकोल भी कहते हैं इसको अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में। भीमल ये एक्चुअली गाय के चारे का काम भी आता है, लेकिन जो इसके जो रेशे होते हैं इससे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। लेकिन जब ये कच्चा होता है और इसको पानी में लगा करके अगर बालों पे लगाया जाए तो ये शैम्पू का काम करता है। तो आप क्लियर हो जाइएगा कि हर्बल शैम्पू बनाने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भीमल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पौधे से एनीमिया की बीमारी को दूर किया जाता है? एनीमिया जो कि लोहे की या खून की कमी से होने वाला एक रोग है। खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग कहा जाता है। तो एनीमिया को दूर करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों बिच्छू घास, अमीस, ममीरा, किलमोड़ा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करा देना चाहूँगा। जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिच्छू घास। जो बिच्छू घास इसको कंडाली भी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। ठीक है, बिच्छू घास के सेवन से, क्योंकि बिच्छू घास का सेवन कई लोग एज ए सब्जी करते हैं, पशुओं को भी उसका क्या किया जाता है, सूखा करके उसको खिलाया जाता है। ठीक है, तो बिच्छू घास से एक औषधि भी बनती है जो कि एनीमिया बीमारी को दूर करती है। तो ये क्लियर हो गया कि एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो बिच्छू घास या फिर कंडाली ऑप्शन में आपके सामने रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भैकल और भीमल। भीमल से हर्बल शैम्पू बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज मत होना। भैकल एक दूसरा पौधा है। भैकल नामक पौधे का खाद्य तेल के रूप में कौन सी स्थानीय जनजाति प्रयोग करती है? तो भैकल नामक जो पौधा है उससे क्या निकलता है? खाद्य तेल निकलता है दोस्तों। तो कौन सी जनजाति इस भैकल नामक पौधे का खाद्य तेल बनाकर यूज करती है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर ए भील जाति, बी भूटिया जाति, सी गोंड जाति, डी मुंडन जाति। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना है कि भैकल जो पौधा होता है वो उत्तराखंड में होता है, और भील, गोंड और मुंडन ये जो जातियां हैं, मुंडन, गोंड, भील, ये उत्तराखंड में नहीं पाई जाती हैं। तो इट मीन्स जो उत्तराखंड की जो जाति होगी वही इसको प्रयोग करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भूटिया जाति भैकल नामक पौधे से खाद्य तेल के रूप में प्रयोग करती है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि भैकल जो पौधा है उसका जो खाद्य तेल बनाया जाता है उसको कौन सी जाति प्रयोग में लाती है? तो भूटिया जाति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में तेल ईंधन के रूप में किस पौधों का प्रयोग आरंभ हुआ है? तो तेल पौधों के रूप में या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में किस पौधे का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है अमीस, बी जेट्रोफा, सी जिरेनियम और डी ममीरा। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहूँगा, जो अमीस है ना, ये अमीस का प्रयोग एज ए टमाटर के विकल्प में देखा जाता है, क्योंकि खट्टा होता है, सब्जियों में डाला जाता है अमीस। ठीक है, जिरेनियम एक सुगंधित पौधा है जिसे गुलाब की तरह खुशबू आती है। ममीरा से दोस्तों काजल बनाया जाता है, सुरमा बनाया जाता है। पहले बद्रीनाथ के मंदिर के सामने बेचा जाता था ये। ठीक है, और जट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिससे क्या बनाया जा रहा है? ईंधन, तेल ईंधन के रूप में इसको प्रयोग में लाने की कोशिश सरकार के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। तो ऑप्शन 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तराखंड में तेल ईंधन के रूप में किस पौधे का प्रयोग आरंभ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेंगे, जट्रोफा। बाकी और पौधों का मैंने आपको क्लियर करा दिया कि अमीस को हम टमाटर के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। जिरेनियम का जो पौधा है वो गुलाब के तौर पर यानी कि इत्र सुगंध के लिए किया जाता है, और ममीरा से आपका सूरमा बनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुलाब की तरह सुगंधित पौधा है? तो इस पर मैंने अभी चर्चा कर दी है, अब आप क्लियर बता देंगे। ए ऑप्शन ब्राह्मी, बी कंडाली, सी भीमल और डी जिरेनियम। तो जिरेनियम पौधे को गुलाब की तरह सुगंधित पौधा है। ठीक है, जिरेनियम गुलाब की तरह सुगंधित पौधा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। प्रदेश में किस औषधीय पौधे से सुरमा बनाया जाता है? तो इसकी बात भी मैं कर चुका हूँ, सुरमा। तो आप खुद ही ऑप्शन में जा कर के अपना दिमाग लगाइएगा। ए ममीरा, बी जट्रोफा, सी भैकल और डी अमीस। तो मैंने एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, अमीस का यूज टमाटर के रूप में किया जा रहा है। भैकल
जो है उससे खाद्य तेल बनाया जा रहा है, जेट्रोफा से ईंधन तेल बनाया जा रहा है। तो ममीरा जो पौधा है दोस्तों, इसी से क्या बनाया जा रहा है, सुरमा, आँखों का जो सुरमा होता है वो बनाया जाता है ममीरा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको क्लियर ये पौधे हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ने आना ही आना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, बुरांस हृदय देखभाल में, बिल्कुल सही है। बुरांस जो खाया जाता है हृदय की देखभाल के लिए, बुरांस का जो जूस होता है हार्ट अटैक के रोग से काफ़ी बचाने का काम करता है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मी का जो पौधा होता है ना, बुद्धिवर्धक पौधा भी कहा जाता है इसको। बुरांस को आपका हृदय देखभाल के लिए, और गिलोई का प्रयोग क्यों करते हैं हम, बुखार कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सही विकल्प चुनिए। तो बुरांस आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि बुरांस हार्ट अटैक की बीमारी की दवाई है। ब्राह्मी आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने और खून साफ करने में सहयोग करता है, और गिलोय से आपको बुखार कम करने में मदद मिलती है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में। तो वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। FIR गए होंगे आप। और जो वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों देहरादून में, ये 1906 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में, अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है ना, करजन के आसपास का टाइम रहा होगा। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है। जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है। अब एक जीबी पंत हमारा क्या है, कृषि विश्वविद्यालय भी है जो कि पंतनगर में है। ठीक है, तो जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ऑप्शन ए है देहरादून, बी अल्मोड़ा, सी पंतनगर, डी नैनीताल। कई लोग पंतनगर की ओर बढ़ सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, अल्मोड़ा में। तो जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है कटारमल, अल्मोड़ा में। ठीक है, कई बार कटारमल का नाम नहीं आता है, कटारमल पूछ लिया जाता है। कटारमल में सूर्य मंदिर भी था, तो ये आपको पता है, कटारमल में। और ये बनाया गया था दोस्तों 1988-89 में, 89 में जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में, उनकी 100वीं जयंती पे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर भी हो गया होगा कि जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा कटारमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड का और उसमें चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो फिर वो पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर है ए है उत्तरकाशी, बी टिहरी, सी चमोली और डी पौड़ी। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, जो चिपको आंदोलन हुआ था 1974 ईस्वी में, ठीक है ना, 74 में चमोली जिले के रैणी गांव में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो इस महिला को कौन नहीं जानता होगा। मैं सीधा ऑप्शन पे बढ़ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी। और आज की डेट में उत्तराखंड में गौरा देवी कन्या धन योजना भी चल रहा है दोस्तों, महिलाओं के विकास के लिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैणी गांव जहाँ से की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, इस पर भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा उसमें चेंज करके दे दिए हैं, तो आप देखते हैं। ए ऑप्शन है कि जो गौरा देवी का संबंध है वो किससे था, बीज बचाओ आंदोलन से, मैती से, चिपको आंदोलन से या नशाबंदी आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे सीधा सीधा, चिपको आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन जो चला था वो किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी गौरा देवी, डी कल्याण रावत। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गौरा देवी की ही उसमें वन कटाई यानी कि जो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था। यद्यपि बाद में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने भी इस आंदोलन में प्रतिभाग किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। पेड़ों पर चिपकना यानी कि वन। तो ऑप्शन यहाँ पर ए है घास स्थल, बी वन, सी पशुधन, डी आर्द्र मृदा भूमि। तो चिपको आंदोलन
वनों की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, श्री चंडी प्रसाद भट्ट जो कि एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। तो क्वेश्चन है, श्री चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, वह पुरस्कार है। अब ऑप्शन है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें 1982 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और नोबेल प्राइज़ आपका शांति और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पर्यावरणविद रहे हैं और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1982 ईस्वी में। आप क्लियर रखेंगे श्री चंडी प्रसाद भट्ट को। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है दोस्तों। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा, फिलीपींस की गवर्नमेंट इसको देती है दोस्तों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डुंगरी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से है? ठीक है, तो डुंगरी पैंतोली आपको बता देना चाहूँगा, ये जो डुंगरी और पैंतोली है दोस्तों, जहाँ मैं रहता हूँ नारायणबगड़ में, उसी के पास में एक गांव है, ऊपर हाइट में एक गांव है डुंगरी और एक है पैंतोली, और इनके बीच में एक जंगल है दोस्तों, ठीक है। तो उसी जंगल से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इबन चिपको आंदोलन से पहले 1972 ईस्वी में, 1972 में, ठीक है। तो डुंगरी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से था? तो ऑप्शन नंबर ए शीशम, बी सिल्वर फर, सी सेमल और डी बांज, ठीक है। तो इसका आंसर है डी बांज से। तो डुंगरी पैंतोली आंदोलन का जो संबंध है वो किस वृक्ष से है? बांज से, क्योंकि बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। तो डुंगरी और पैंतोली गांव के लोगों ने आंदोलन कर सरकार के फैसले को वापस करवाया था। तो डुंगरी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो आप बोलेंगे चमोली जिले से, ठीक है ना दोस्तों। जैसे चिपको आंदोलन का संबंध भी चमोली जिले से है, ठीक है। और डुंगरी पैंतोली आंदोलन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सच्चिदानंद भारती ने किस आंदोलन का सूत्रपान किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए डुंगरी पैंतोली आंदोलन, बी पानी राखो आंदोलन, सी चिपको आंदोलन और डी मैती आंदोलन, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है पानी राखो आंदोलन, ठीक है। पानी राखो आंदोलन 1989 और 90, ठीक है। 1990 में उफरों खाल, पौड़ी के उफरों खाल में इन्होंने पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये भी वन रक्षा के लिए ही चलाया गया एक आंदोलन था दोस्तों। तो पानी राखो आंदोलन किसने चलाया था? तो सच्चिदानंद भारती जी ने, ठीक है, और 1990 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कब हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं वर्ष 1990 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में, वर्ष 1994 में। तो रक्षा सूत्र आंदोलन की जो शुरुआत भिलंगना क्षेत्र में हुई थी दोस्तों, वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइका आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है, तो माइका आंदोलन जो आपका चलाया गया था 1994 में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है ए कल्याण सिंह रावत, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी सच्चिदानंद भारती और डी रमेश भट्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए कल्याण सिंह रावत। ग्वालदम रायका इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर उसके अध्यापक थे और इन्होंने एक आंदोलन चलाया माइका, या इसको मैती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इस मैती आंदोलन में क्या होता है दोस्तों कि जो भी शादियां होती हैं उसमें वर और वधू के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं शादी के दिन, और तब जो मतलब लड़की के जो मायके वाले होते हैं वो उस पेड़ की रक्षा अपनी बेटी की ही तरह करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको बीज में खाद वगैरह वगैरह दिया जाता है। तो ये भी एक वन बचाने के लिए बहुत अच्छा मतलब क्या था, आंदोलन था, माइका या मैती आंदोलन, और जो कि कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये भी आपको बता देता हूँ, चमोली ज़िले के रैणी गांव के आसपास के जो गांव हैं, रैणी और रैणी के जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर ये शुरू हुआ था झपटो छिनो आंदोलन 1998 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 1998 में शुरू हुआ था झपटो छिनो आंदोलन, ठीक है। इसमें जो नंदा देवी जो जैव क्षेत्र आरक्षित है उसको प्रशासन से इनकी क्या मांग थी कि हमें इसको दे दीजिए,
इसका जो प्रशासन होगा खुद ग्रामीण लोगों के पास दे दीजिए। तो झपटो छिनो आंदोलन 1998 का है दोस्तों, ठीक है, चमोली जिले में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, अब यहाँ से राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करेंगे दोस्तों, तो एग्जैक्ट थोड़ा सा आप अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए अपने जो आपको आते हैं तो उनको मेरे क्वेश्चन बोलते बोलते उनका आंसर भी आप बता सकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बी फूलों की घाटी, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, जो कि आपको पता है पौड़ी और नैनीताल जिले में आता है, ठीक है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी वो हेली के द्वारा की गई थी, कर्नल हेली के द्वारा 1936 ईस्वी में। तो इसको 1936 में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया था 1947 में, ठीक है। और उसके बाद 1957 में दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पड़ गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे 1936 में, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क भी है और रामगंगा नेशनल पार्क भी है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो है। और साथ ही ये कहाँ है आपका, नैनीताल और पौड़ी जिलों में है, विस्तृत हो रखा है 520.88 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं दोस्तों, अभी बता दिया है मैंने। तो यह है आपका नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। किस राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य में पाटलिदून स्थित है, तो पाटलिदून जो स्थित है दोस्तों वो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो पाटलिदून स्थित है वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है पाटलिदून। कई लोग देहरादून कर देते हैं कई बार, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था इस तरीके से। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाटलिदून स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन के क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसका गठन प्रदेश में किया गया था, तो भूतपूर्व सैनिकों को वन क्षेत्र में मतलब रोजगार देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है। ये कार्य हुआ था 2008-9 में, ठीक है, 8-9 में खंडूड़ी जी की सरकार थी, उस समय ये काम किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वन टास्क मिलिट्री, ग्रीन आर्मी, इको टास्क फोर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इको टास्क फोर्स बनाई गई थी वन के क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ठीक है दोस्तों, 2008-2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नाम से ही पता लग रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रखे हैं भ्रमित करने के लिए, राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालचारी, सी राजा हरि किशन सिंह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर, चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनको बोला जाता है। सी राजगोपालचारी के नाम पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है दोस्तों, ठीक है ना। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को आप क्लियर अपने माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना थी दोस्तों वो 1972 की है और 1972 में ही जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है हमारा उसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रख लिया गया था। लेकिन 2016 में भी हमारे एक राष्ट्रीय पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया और उसका नाम क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस वर्ष रखा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या गोविंद राष्ट्रीय पार्क। तो मैं दोस्तों आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों? जैव आरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैव आरक्षित, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैव आरक्षित का मतलब जहाँ पर जीवों को उनके वातावरण और उस प्रकार की जो वनस्पति होती है जो जिनसे वो अपना खाना पीना भी खा सकते हैं, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है जैव आरक्षित क्षेत्र। तो उत्तराखंड का, और ये जो जैव आरक्षित योजना थी ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1972 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो एक गोविंद, बी कॉर्बेट, सी राजा जी और डी नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, इसका जो गठन किया गया था वो 1982 में किया गया था, और विश्व की धरोहर सूची में इसको 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको स्थान दिया गया था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, जो कि चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये सभी को पता होता है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है चमोली, जोशीमठ से आगे है ये फूलों की घाटी दोस्तों, ठीक है। तो फूलों की घाटी चमोली जिले में है, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स में 1930 में यहाँ का भ्रमण किया था और अपनी पुस्तक लिखी थी उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी, समझो। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। तो चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी मैंने बताया था आपको दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, फ्रैंक एस स्मिथ, यानी कि फ्रैंक स्मिथ। आप याद रखेंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसने लिखी है? फ्रैंक स्मिथ ने। और इन्हीं की वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम पर यहाँ का नाम फूलों की घाटी है। वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब ही हिंदी में होगा फूलों की घाटी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1986 में। तो दोस्तों जो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में दोस्तों। ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बिनसर जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आ रहा है ए अल्मोड़ा में, बी नैनीताल में, सी देहरादून में और डी उत्तरकाशी में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए अल्मोड़ा में। और बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य की जो है इसकी स्थापना जो की गई थी 1988 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा आप, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा का जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अब अस्कोट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ए अल्मोड़ा में, बी चमोली में, सी उत्तरकाशी में, डी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पिथौरागढ़ में। और जो ये अस्कोट वन्य जो जीव विहार है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1986 में की गई है दोस्तों। याद रखिए, बिनसर 1988 का और अस्कोट आपका 1986 का है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांचुला खरक है। उत्तराखंड में कांचुला खरक है। ऑप्शन आ रहा है एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बांध, एक पहाड़ी, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, जिसे क्या कहा जाता है? कांचुला खरक कहा जाता है। और ये आपका कौन से जिले में है? चमोली जिले में है दोस्तों। याद रखिएगा, कांचुला खरक जो कि एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, क्योंकि कस्तूरी मृग हमारा क्या है? राज्य पशु भी है कस्तूरी मृग, ठीक है। कांचुला खरक इसी के लिए एक यानी कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र बनाया गया है, 1982 में बनाया गया दोस्तों ये भी। तो आप इस चीज़ को क्लियर रखेंगे। तो उत्तराखंड में कांचुला खरक कहाँ पर है? चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर आपको सूचियों का सुमेलन करना है। ऑप्शन नंबर ए है एक साइड दे रखे राष्ट्रीय पार्क और दूसरी साइड स्थिति दे रखी है उनकी किस स्थान पर है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका उत्तरकाशी में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका ये नैनीताल और पौड़ी जिले में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका ये चमोली में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में मिलाकर है। तो यहाँ पर हरिद्वार दे रखा है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका
सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए आ गया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, नैनीताल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, चमोली में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, देहरादून में है। अब इससे पहले हरिद्वार में था, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थिति है वो क्या है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिलों में विस्तृत है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है उत्तरकाशी में है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सम्मेलन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाया गया है। तो आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड की जो स्थिति बनती है, इधर को देहरादून है, इधर को पिथौरागढ़ है। अब ये पूर्व साइड हो गया, ये पश्चिम साइड हो गया। तो पूर्व और पश्चिम का आप क्या करिए, अपना माइंड लगाइए। तो ये आपका क्या बोल रहा है, पश्चिम से पूर्व के लिए, तो आपका ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिम यहाँ पर केदारनाथ, अस्कोट, अस्कोट क्योंकि पिथौरागढ़ में पड़ता है तो एकदम से नहीं पहुँचेंगे। केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर, बिनसर आपका अल्मोड़ा में पड़ता है तो पहले बिनसर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट सही हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुमेलित कीजिए केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये आपका चमोली में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पता है ये पिथौरागढ़ में है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका पौड़ी में है, यानी कि गढ़वाल लिखा है इन्होंने यहाँ पे। और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका अल्मोड़ा में है। तो इस हिसाब से आपको कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख ही जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। एक बार आप जरूर देखिएगा दोबारा से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पर, और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।